हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी होकर 27 भाग। अब ऐसे चुपचाप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं वह सब कुछ नहीं जानती। आप नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा यहाँ पर? मेरा मन आपके बिना बिल्कुल नहीं लगेगा और अब ये फाइनल डिसीजन है। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। साहिर को अपने ही सोच में डूबे हुए कुछ न बोलते देखकर जिंदगी ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर अपना फैसला सुना दिया था। बेकार की जिद मत करो जिंदगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है और इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनने वाला। साहिर ने अपनी जगह अपना तकिया सही करते हुए कहा, जिसका साफ इशारा था कि वह इस मामले में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता है। मैं भी देखती हूं कि आप कैसे जाते हैं। जिंदगी तनकर साहिर के सामने खड़ी हो गई थी। कैसे क्या देखोगी? अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को अच्छे से खोलकर देख लेना और जिसे चाहो उसे कंप्लेंट लगा सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साहिर इस तेवर पर जिंदगी तो बिल्कुल हैरान रह गई थी। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी साहिर को देखती रही, जबकि साहिर ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पर उसे पता चल रहा था कि जिंदगी उसे घूर कर देख रही है। अगर एक बार आंखें खोलकर देख लेता कि जिंदगी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए हैं, तो शायद उसके सारे फैसले बदल जाते। लेकिन साहिर ने इसकी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे यह तो एहसास पहले से हो गया था कि अगर वह जिंदगी की तरफ देखेगा तो उसका फैसला डगमगा जाएगा। जिंदगी के मुंह से निकला हुआ यह शब्द कि आपकी जाने से मैं अकेली पड़ जाऊंगी, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट ले आई थी। इसका मतलब है कि मेरा होना ना होना तुम्हें अब इफ़ेक्ट करने लगा है। साहिर ने अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन इस मुस्कुराहट ने तो जिंदगी को और गुस्से में सुलगा दिया था। इसको इस तरह से परेशान छोड़कर उसके राणा सा इतनी खुशी से कैसे रह सकते हैं? गुस्से में वह कुछ जबरदस्त बोलना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि सामने साहिर सिंह राणा है, जो कि सुनकर चुप नहीं बैठेगा बल्कि शेर की तरह उस पर झपट पड़ेगा। किसी तरह से जिंदगी अपने गुस्से को दबा रही थी। सोने से पहले लाइट बंद कर देना, साहिर का अगला आर्डर जारी हुआ, जिसने जिंदगी एक गुस्से को जबरदस्त हवा दे दी थी। जहां मन करे वहां जाइए आप। जो ना होना चाहिए था वह हो गया। आखिरकार जिंदगी के होठों से फिसल गया, और होठों से जवाब फिसलने भर की देर रही थी, उतनी ही तेजी से उधर से पकड़ लिया गया। वहीं तो मैं भी सोच रहा था कि अचानक से रेडियो का ट्यूनिंग स्टेशन कैसे चेंज हुआ है। पहले तो मेरे जाने पर लोगों के दिल में खुशी से फूल झड़ियां छूटने लगती थीं। शॉपिंग, मार्केटिंग, आउटिंग, सारे प्लान एक एक करके निकाल कर आते थे। ऐसे में भला मुझे कौन याद करने वाला है? अच्छा है ना, रोकने वाला घर में नहीं रहेगा। जिसका मन करेगा जहां जाने का वह वहां जाएगा। आंखें बंद किए हुए ही साहिर ने जवाब दिया, जो कि इनडायरेक्ट में जिंदगी को सुलगता हुआ ताना था। जिंदगी इतना भी ना समझ नहीं थी कि उसे समझ में नहीं आता। सुलगते हुए ताने को सुनकर तो जिंदगी को पतंगे लग गए थे। अब तो हवा हो गई सुलह की कोशिश। हाँ, तो जरूरत क्या है रोकने टोकने की? क्या अब अगला बंदा अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता? क्या गलत कहाँ है जिसको जहां मन करे वहां जाए? जाने किस चीज की चिढ़ थी जो निकलती जा रही थी। इसलिए तो जा रहा हूं, अब जो भी मैं आए करते रहना। पूरे 10 दिन घर पर नहीं रहूंगा। घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, ऊपर से अब तो ये पूरा प्रतापगढ़ भी तुम्हारा ही है। एक इशारे में पूरा प्रतापगढ़ ले सकती हो, और यहाँ पर तो कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑलरेडी पूरा प्रतापगढ़ तुम्हारे ही नाम है। जो जी में आए उठाती रहना। आखिरकार पूरे प्रतापगढ़ की इकलौती रानी सा हुक्म हो। मैं भी नहीं रहूंगा तो तुम्हारा काम कम ही रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? हाँ, मेरे जिम्मे तो बस यही एक काम ही बच गया है। दिन भर ऑफिस में बैठकर पहले फाइल पढ़ना और घर में आकर बीवी पर ताने चलाना। दोनों तरफ से व्यंग के जबरदस्त बाण चल रहे थे, लेकिन अब की बार तीर दोनों तरफ जाकर सटीक निशाने पर लगा था। काम का ताना सुनकर साहिर उठकर बैठ गया। तब तक जिंदगी भी अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। अब दोनों आमने सामने बैठकर बिस्तर पर लड़ रहे थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं दिन भर ऑफिस में बैठकर फाइल रीड करने के बहाने कुर्सी तोड़ता हूं और घर आकर सब पर हुक्म चलाता हूं और बीवी पर ताने करता हूं? साहिर ने हैरान और गुस्सा होते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, इसके अलावा आपको आता ही क्या है?
जब देखो तब किसी को डांटने का और मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढने रहते हैं। यह तो बड़ी माँ सा का शुक्र है कि उन्होंने आपको पहले ही समझा दिया कि मुझको डांटना नहीं है। पर आप उनकी भी नहीं सुनते। अभी उनके घर एक दिन भी नहीं बीता है और आपने मुझसे लड़ना और डांटना शुरू कर दिया। जिंदगी की तरफ से भी जवाब बराबरी में आया। मैं तुम्हें डांटता हूं और मैं तुम पर रोक टोक लगता हूं? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने पूरी मासूमियत के साथ अपना 1.5 किलो का सर हिलाया। हद होती है ब्लेमिंग की। जब से मैं ऑफिस से घर आया हूं, तुम मुझे न जाने कितनी बार इस चोट के लिए डांट चुकी हो। और तो और, अब मुझे दिल्ली से भी जाने से भी रोक रही हो। और ऊपर से मुझ पर ही यह इल्ज़ाम है कि मैं तुम्हें डांटता हूं और मैं तुम्हें कहीं आने जाने से रोकता हूं। साहिर ने जिंदगी के चेहरे पर अपनी नज़र जमाते हुए कहा। हाँ, तो काम ऐसा करते ही क्यों है कि आपको कोई डांटे बोले? और जाने की ज़रूरत क्या है? जितना है उतना में खुश नहीं रह सकते हैं? अब आपको कितना रुपया पैसा चाहिए? पहले ही आपके पास पूरा प्रतापगढ़ है, इतना बड़ा राणा अंपायर है, ऊपर से अपने मेरे हिस्से की भी सारी प्रॉपर्टी रख ली है। फिर भी पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी की चाह है, जो कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती, और प्रॉपर्टी लेने के लिए दिल्ली जाना है। अपने दिमाग से जिंदगी ने जो समझ में आया कह दिया। उसे लगा था कि साहिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिल्ली जा रहा है, पर साहिर तो अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए दिल्ली जा रहा था। लेकिन उसकी बात पर साहिर का गुस्सा भड़क गया था। चुप, एकदम चुप। मेरे अंदर प्रॉपर्टी की भूख है और मैंने तुम्हारा हिस्सा अपने नाम पर ले लिया है। साहिब में आगे कुछ भी बोलने से पहले जिंदगी के शब्दों को दोहराकर कन्फर्म किया। जिंदगी बोलने से पहले एक बार सोच लो। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ कई लोगों के सपने और कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। केवल इस प्रतापगढ़ में 5,000 घर के चूल्हे और कम से कम 25,000 लोगों की रोजी रोटी मेरे काम से जुड़ी हुई है। और अगर पूरे राणा एम्पायर की बात करूं तो यह आंकड़ा 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो इतने घर में खाना बंद हो जाएगा। और रही बात तुम्हारी प्रॉपर्टी की, तो मैंने उसे अपने नाम नहीं लिखवाया, तुम्हारे ही नाम है। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी ली है। जब चाहे अपना हिस्सा ले सकती हो। जितना दिया है उससे दुगना मिलेगा। यह तो तुम मुझे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, साहिर ने लाल आंखों के साथ कहा। पर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका सरदर्द आप ही को मुबारक हो। जिंदगी मुंह फेर कर सो गई। साहिर गुस्से में आगे कुछ और बोलना चाह रहा था, लेकिन दवाइयों ने अपना असर दिखना शुरू किया था। आंखें झपक रही थीं। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ, तो बोलिए मत ना। मैं कौन सा कह रही हूं कि रात के 12 बजे आप मुझसे बातें कीजिए। चुपचाप सो जाइए। तुरंत मुंह फेरे ही जवाब आया। जिंदगी को मुंह फेरते हुए देखकर वह भी अपनी जगह पर जाकर मुंह फेर कर सो गया। दोनों के बीच प्यार का अंकुर भले ही सामने से न आया हो, लेकिन आज एक जबरदस्त झगड़े की शुरुआत हो गई थी, जिसका नतीजा कल सुबह देखने को मिलना था। इधर प्रदीप सिंह सिसोदिया के लिए रात कांटों के सेज पर बीती थी। अपने आदमियों से उसे शाम को ही पता चल गया था कि साहिर सिंह राणा पर हमला हुआ है। पहले तो उस वक्त उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर उसके बड़े भाई साहब को ऐसा प्लान बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। भला इस तरह से सीधे सीधे कोई शेर के मुंह में उसके दांत गिनने के लिए हाथ डालता है? पर यह सारा किया धरा प्रदीप सिंह सिसोदिया का था। उनसे सवाल करने की हिम्मत प्रदीप सिंह सिसोदिया के अंदर नहीं थी, इसलिए मन में सोच कर रह गया। पर अगर राणा सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड और आदमी प्रतापगढ़ में फैले थे, तो प्रदीप सिंह सिसोदिया के भी आदमी फैले हुए थे, जिनकी नज़र साहिर के एक एक हरकत पर रहती थी। तो भला जिंदगी को लेकर उसे अस्पताल जाना या फिर डिनर के लिए होटल में जाना, यह सब चीज़ उसकी नज़रों से कैसे छिपी रहती? रात के 11 बजे उसके पास फ़ोन आया कि इस हमले में साहिर सिंह राणा अच्छा खासा जख्मी हुआ है और उसे टाँके भी पड़े हैं। अब तो प्रदीप सिंह सिसोदिया की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। साहिर सिंह राणा पर हाथ डालने का मतलब था कि सीधे सीधे शेर के मुंह में हाथ डालना। प्रेम किसी भी कीमत पर प्रदीप सिंह सिसोदिया को नहीं छोड़ता। सीधे उसके हाथ इसके गर्दन तक पहुंचने थे, और उस पर भी प्रेम का ऐसा नेचर था कि वह सीधे सामने खड़े होकर सवाल करता था। प्रदीप सिंह सिसोदिया को इस समय बताने लायक तो कुछ था नहीं, पर फिर भी अपने भाई के कर्मों के कारण वह अपनी गर्दन को फंसता हुआ महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले को किसी ने फंदे से बांधकर सूखे कुएं में लटका दिया हो।
नींद की 3 गोली खाने के बाद भी उसे रात भर नींद नहीं आई थी। हर एक हटके पर उसे यही लगता था कि प्रेम दरवाजे पर खड़ा है। शैतान के चेले का भगवान भगवान करते करते रात बीता था। सुबह उठकर उसने सबसे पहले जागृति को फोन लगाने के लिए सोचा। वह जानता था कि जागृति की नींद कभी भी 9-4 बजे से पहले नहीं खुलती थी और इस वक्त घड़ी में 8-8 बज रहे थे। पर फिर भी बेचैनी की आलम में उसने जागृति को फोन लगा दिया। फोन भी नहीं उठा रही है, यहाँ मेरी जान सूली पर चढ़ाकर इन दोनों को चैन की नींद आ रही है। प्रदीप सिंह सिसोदिया लगातार फोन कर रहा था। 3-4 पूरी रिंग जाने के बाद करीब 5वीं बार में जागृति ने कुनमुनाते हुए फोन उठाया। तुम कहाँ हो इस वक्त? प्रदीप सिंह सिसोदिया ने पूछा। बड़े बाबा साहेब के पास, जागृति ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। क्यों? प्रदीप सिंह ने जानना चाहा। क्यों? क्या? वह मेरे बड़े पापा सा है। अब क्या उनके पास आने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर कहीं आने जाने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा? वैसे मैंने मेड को तो बता दिया था कि मैं जा रही हूं। जागृति चिढ़ते हुए बोली। ना ही उसे अपनी नींद में खलल पसंद आया था और ना ही सुबह सुबह उठकर प्रदीप सिंह सिसोदिया का इस तरह से उसे सवाल जवाब करना पसंद आया था। जाहिर था कि वो चिढ़ रही थी और उसकी चिढ़ उसके बातों में झलकने लगी थी। प्रदीप सिंह सिसोदिया ने गुस्से में अपनी आंख बंद कर ली। नहीं, तुम्हें मुझे पूछने क्या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल करने की जरूरत महसूस हो रही है और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे सही सही जवाब दोगी। प्रदीप सिंह सिसोदिया ने कुछ कड़े शब्दों का उपयोग किया। जागृति उठकर बैठ गई और उसने अपने फोन पर नजर डाली। फोन पर से आवाज तो उसके पिता की आ रही थी, जो कि उसने पहचान लिया था, लेकिन एक बार उसने फोन देखकर कंफर्म करना चाहा कि सही में उसके पापा ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि इस तरह से बात करना और वह भी जागृति से उनके नेचर में नहीं था। फोन नंबर भी प्रदीप सिंह सिसोदिया का ही था और आवाज तो उसने पहचान ही ली थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब सुबह सुबह इनको क्या हो गया है? जागृति ने मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचा और सामने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। अभी 8 ही बज रहे थे। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जागृति बोली। मुझे एक बात बताओ कि तुम और तुम्हारे बड़े बाबा साहेब के मन में चल क्या रहा है? आखिर क्या चाहते हो तुम दोनों? मुझे जिंदा सही सलामत रहने दोगे या फिर नहीं? प्रदीप सिंह सिसोदिया ने सीधे सीधे पूछा, लेकिन जागृति को कुछ समझ में नहीं आया। सीधे सीधे सवाल कीजिए कि आपको क्या जानना है। ये कौन सा सवाल हुआ कि मुझे जीने दोगे कि नहीं? अरे, आपकी जिंदगी है, जैसे मर्जी वैसे जिए, हम लोगों को इससे क्या मतलब है? जागृति के पास उल्टा जवाब मौजूद था। हाँ, मेरी जिंदगी भले ही मेरी है, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे बड़े बाबा सा का है और बाकी जो गिनी चुने सांसें बच जाती हैं वह तुम दबाने के लिए पैदा हो चुकी हो। क्या सोचकर आखिर उन्होंने साहिर सिंह राणा और अर्जुन सिंह राणा पर हमला करवाया? खुद तो दिल्ली जाकर बैठे हैं और साथ में तुम्हें भी बुला लिया ताकि किसी को तुम दोनों पर शक नहीं जाएगा। लेकिन मेरा क्या? एक बार भी अपने छोटे भाई को इस मुसीबत में धकेलते उन्होंने नहीं सोचा। मुझे तो यही प्रतापगढ़ में रहना है और मैं इस वक्त प्रतापगढ़ में ही मौजूद हूँ। उल्टे सीधे काम करते हैं और मेरा गर्दन हमेशा फंसाकर भाग चलते हैं। बड़े भाई को तो कुछ बोल नहीं सकता था। गुस्सा बेटी के ऊपर निकल रहा था। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? बड़े पापा सा ने कल रात को साहिर और अर्जुन पर हमला करवाया है। व्हाट ए फनी जॉक! जागृति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह कोई फनी जॉक नहीं है जागृति। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मजाक करना मेरी आदत नहीं है और ना ही मैं मजाक सुनना पसंद करता हूँ। बिल्कुल हकीकत में है। होश के नाखून लो। पर मुझे तो लग रहा है कि आप होश में नहीं हैं। आप जाकर किचन में 1 गिलास गर्म पानी में 2 नींबू डालकर पीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। जागृति ने फोन बंद करने के लिए रेड बटन दबाने की तरफ अपनी उंगली बढ़ा दी थी, लेकिन तुरंत उधर से प्रदीप सिंह सिसोदिया का स्वर उभरा। जागृति, फोन मत कट करना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें इस मैटर में कुछ पता ही नहीं है। अनजान बनने का नाटक किसी और के सामने करना। भाई साहब को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हें तो पैदा ही किया है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाई साहब ने जो भी किया होगा वह तुमसे पूछकर या फिर तुमको बात कर ही किया होगा। अब तुम मुझे बताओ कि भाई साहब ने ऐसा क्यों करवाया है, उस बात को समझकर मैं अपने बचाव के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर सकूं। प्रदीप सिंह सिसोदिया चिल्ला रहा था।
इस बार प्रदीप सिंह सिसोदिया की बात सुनकर जागृति सच में पड़ गई थी, और सच में पड़ने से ज्यादा यह कहना सही होगा कि उसके हाथों के तोते उड़ने लगे थे। बड़े पापा सा ने साहिर पर हमला करवाया है? पर क्यों? इन्होंने तो मुझसे कहा था कि यह मुझे साहिर के नजदीक आने के मौके देंगे। साहिर को रास्ते से हटाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।